हेलो दोस्तों, एग्ज़ाम विद मी में आपका स्वागत है। हम लोग इस सेशन में जो आपके सीटेट के प्रीवियस ईयर के आए हुए हिंदी के क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें हिंदी के गद्यांश और पद्यांश और 15 नंबर की जो हिंदी पैरागॉजी आती है उसका हम लोग अभ्यास कर रहे हैं। चलिए हम लोग टाइम न वेस्ट करते हुए अपने सवालों पर आएंगे, क्योंकि आप लोग को पता है 28 तारीख से सीटेट के एग्ज़ाम चालू हो रहे हैं। 1 या 2 दिन के बाद आपके एग्ज़ाम है। जिस भी लोगों का एग्ज़ाम है वो लोग अपनी तैयारी को और तेज़ी से करिए। चलिए हम लोग आते हैं आज के गद्यांश पे। देखिए नीचे दिए गए अनुच्छेद को पढ़कर पूछे गए सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प का चुनाव करना है। पढ़िए क्वेश्चन क्या कह रहा है, गद्यांश क्या कह रहा है हमारा। चित्रों की भाषा ऐसी स्वच्छंदता उन्मुखता प्रदान करती है कि पढ़ने वाला अपने कथ्य को स्वयं गढ़ता है। गद्यांश में लेखक कहता है कि जो चित्रों की भाषा होती है, जब हम लोग किसी भाषा का अध्ययन करते हैं या कोई बालक जो सीखता है तो हम उसको चित्रों के माध्यम से सिखाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि चित्रों की भाषा जो होती है वो हमें स्वच्छंदता उन्मुखता प्रदान करती है कि उसमें जो लिखा हुआ है बालक इनको देखकर ऑटोमेटिक समझ लेता है। जहाँ बंधन ना हो वहीं स्वच्छंदता और सृजनात्मकता अपना समाज स्थापित करती है। जहाँ पर किसी भी प्रकार का बंधन नहीं होता वहाँ पर स्वच्छंदता यानी कि स्वच्छता से और सृजनात्मकता की मतलब कि बालक अपना प्रयास करने के लिए चेष्टा रखता है। इसलिए चित्रात्मक किताबें बच्चों के लिए हमेशा आकर्षक का केंद्र रही हैं। इसलिए हम लोग का जो चित्रात्मक किताबें हैं, जो बच्चे छोटे क्लासों में आप देखते जो एनसीईआरटी की बुक आती हैं उनमें चित्रों के माध्यम से बच्चों को पढ़ना सिखाया गया है। और हमारा एनसीईएफ 2005 भी यही इस पर बल देता है कि जो हम बच्चों को सिखाएं वो चित्रों के माध्यम से सिखाएं। आंगनबाड़ी के बच्चों के साथ यह अनुभव भी रहा है कि रंगीन चित्रात्मक किताबों को देखते ही बच्चों के भीतर उसे छूने पकड़ने और उसके भीतर की दुनिया को झांकने के लिए पन्ने दर पन्ने पलटने की उत्कृष्ट इच्छा बच्चों को सक्रिय बना देती। हम लोग अक्सर देखते हैं कि जो आंगनबाड़ी के बच्चे होते हैं, आप लोग जानते हैं कि आंगनबाड़ी के बच्चे बहुत छोटे होते हैं, उनको जब हम चित्रात्मक किताबें दिखाते हैं तो वो लोग देखते हैं पन्ने दर पन्ने पलटते हैं और उनके बारे में सीखने का वो लोग प्रयत्न करते हैं और उन्हें अच्छा लगता है कि चित्र बने हैं, इसमें कोई इंटरेस्टिंग बात होगी, इसलिए वह ज़्यादा पन्नों को दर पन्ने पलटते कि इसके आगे और क्या लिखा होगा। पढ़ना शुरू करने की प्रक्रिया का पहला सोपान है, यानी कि यदि आप चित्रात्मक किताबों का प्रयोग करते हैं तो जो पढ़ना होता है वो हमारी पहली प्रक्रिया होती है। हम किताबों के प्रति आकर्षण महसूस करें और उन्हें खोलकर देखने की तीव्र इच्छा भी हो। यदि आपके बुक में चित्रात्मक चीज़ें होंगी बालकों की या बच्चों की, तो वो उन किताबों के प्रति उनका रुझान भी बढ़ेगा और उन्हें खोलकर देखने की इच्छा भी होगी। एक बार किताब खुलते ही उसमें मौजूद अवधारणाओं का संसार धीरे धीरे खुलने लगता है। यानी कि इसमें लेखक कहता है कि जैसे ही हम लोग किताब खोलते हैं उसमें जब हम चित्रात्मक प्रश्नों को चित्रात्मक देखते हैं चीज़ों को, तो हम लोग की पढ़ने की जो अवधारणाएं होती है और जो उसमें जो संसार के बारे में जो चीज़ें दी होती है पढ़ाई से रिलेटेड, वो हमारी धीरे धीरे खुलने लगती हैं। दरअसल बच्चों की प्रतिक्रिया ही इन अवधारणाओं के बनने का प्रमाण है। चित्रात्मक पुस्तकों के कारण ही बच्चों की प्रतिक्रिया भी जो है इन अवधारणाओं के बनने का प्रमुख प्रमाण होता है। अधूरी अथवा गलत अवधारणाएं भी चित्रों और चित्रों पर बातचीत करने के माध्यम से संशोधित और परिवर्तित होती चली जाती है। यदि आपके चित्र होंगे तो जो अधूरी होगी, जो आपकी मतलब जो चीज़ें आप नहीं जानती, जो नहीं जानती या जानता बच्चा, तो वह उसको गलत अवधारणाएं भी होगी, वह चित्रों के माध्यम से उनको संशोधित कर लेगा, यानी कि जो उसमें गलत होगा वो सीख जाएगा कि मैं कहाँ पे गलती कर रहा हूँ। और जो उसके ज्ञान होता है उसके ज्ञान का भी परिवर्तन होता है। एक बात और है जो इन अवधारणाओं के संदर्भ में महत्वपूर्ण पहलू है, वह है संदर्भित परिवेश में अवधारणाओं का बनना। प्रमुख बात यह है कि जो हमारा समाज है, जो हमारा परिवेश है, इसको हम लोग संदर्भ युक्त परिवेश के माध्यम से ही पढ़ाएं, जिससे बच्चे आप जैसे लेव वाइगोत्स्की जो एक मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने यही कहा था कि बच्चे जो होते हैं सामाजिक अंतःक्रिया करके ज़्यादा सीखते हैं। चलिए हम लोग
गद्यांश को देख चुके हैं। गद्यांश में पुस्तकों की बात कही गई है जिसमें चित्रात्मक हो, जिससे बच्चों की अवधारणाएं बनेंगी और उसको खोलने की या पढ़ने की उसकी ज़्यादा इच्छा होगी, और जो उसकी गलत गलत अवधारणाएं हैं उनको भी वो सही कर लेगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन पर आएंगे। क्वेश्चन में है पहला, पढ़ने की प्रक्रिया का प्रथम सोपान है। तो देखिए मैंने इधर आप लोग को पढ़ाया हुआ था, पढ़ना शुरू करने की प्रक्रिया का पहला सोपान है हम किताबों के प्रति आकर्षण महसूस करें। यानी कि पुस्तकों के प्रति क्या होगा, आकर्षण। मैंने आप लोग को बताया हुआ है कि जो भी गद्यांश होते हैं उसमें ही वो छुपा होता है। हम लोग को अपने स्वविवेक का यूज नहीं करना है कि हम लोग पढ़ने की प्रक्रिया का प्रथम सोपान की चीज़ों को देखें फिर उसके ऊपर अप्लाई करें, ये सब चीज़ नहीं है। जो आंसर होगा वो आपके गद्यांश में लिखा होगा। देखिए हमारा क्वेश्चन था पढ़ने की प्रक्रिया का प्रथम सोपान है, तो देख रहे हैं इसमें लिखा हुआ पढ़ना शुरू करने की प्रक्रिया का पहला सोपान है। सही है कि हम किताबों के प्रति आकर्षण महसूस करें, तो आपका आंसर सी के साथ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, चित्रात्मक पुस्तकें बच्चों को डॉट डॉट प्रदान नहीं करती। यानी कि जो चित्रात्मक पुस्तकें वो बच्चों को क्या प्रदान नहीं करती, क्योंकि इसमें चित्रात्मक पुस्तकों के बारे में पॉजिटिव चीज़ें दी है, हमें इसमें निगेटिव चीज़ निकालना है, यानी कि नॉट। आप लोग इसका बहुत ख्याल रखिएगा, नॉट मतलब कि इनमें से 3 चीज़ें इस गद्यांश में होंगी और एक चीज़ नहीं होगी। तो देखिए आप उन्मुक्ता, पहला उन्मुक्ता, देखिए उन्मुक्ता मैंने कहीं पढ़ाया होता, देखिए लिखा हुआ है उन्मुक्ता। दूसरा स्वच्छंदता, स्वच्छंदता लिखा हुआ, और सृजनात्मकता। यानी कि 3 चीज़ें आपकी इस गद्यांश में लिखी हुई है। सीमितता कहीं भी नहीं लिखा हुआ, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सीमितता। आप लोगों को जो भी आंसर निकालना है वो गद्यांश के अनुसार ही निकालना होता है। आप लोग देखिए जो ऑप्शन में दिया है वो कहीं ना कहीं जरूर लिखा होगा, तो इसमें आप लोग सीमितता का जो होता है, सीमित जो होती है ये कहीं भी इसमें नहीं लिखा हुआ। किताबों में चित्र जो होते हैं स्वतंत्रता प्रदान करते हैं, सृजनात्मकता प्रदान करते हैं और उन्मुक्ता प्रदान करते हैं। नेक्स्ट सवाल पर हम लोग आएंगे, बच्चों की सृजनात्मकता में बाधक है। यानी कि जो बच्चों की क्रिएटिविटी होती है, मतलब जो बच्चे करना चाहते हैं उसमें क्या बाधक है, यानी कि कौन बाधा डालता है जिससे बच्चे सृजनात्मकता का अनुभव नहीं कर सकते। देखिए रंगीन पुस्तकें, उन्मुक्ता, कल्पनाशीलता, कल्पनाशीलता और बंद बंध है कथ्य। देखिए रंगीन पुस्तकें बच्चों की सृजनात्मकता में बाधक नहीं डालेंगे, क्योंकि जब रंगीन पुस्तकें होंगी तो बच्चे उनको पढ़ने के प्रति आकर्षण महसूस करेंगे। उन्मुक्ता इसमें कहा ही है, चित्रों की भाषा उन्मुक्ता प्रदान करती है, तो ये होगा नहीं, क्योंकि हमें बाधक निकालना कि जो बाधा करे। कल्पनाशीलता, तो आप देख रहे हैं कि जैसे उसमें मौजूद अवधारणाओं का संसार भी धीरे धीरे खुलने लगता है। यानी कि जो हमारी कल्पना हम लोग करते हैं कि आज ये हमारा क्वेश्चन है, ये फिर इसके बाद इसके ये हम लोग निकालेंगे, फिर इसके बाद इसके ये स्टेप करेंगे, तो जो हमारी सृजनात्मकता होती है कल्पनाशीलता वाली ही होती है। बंद बंधाया कथ्य नहीं होता, यानी कि जो उसमें फिक्स चीज़ें हो गई और बच्चों के दिमाग में रटने की प्रक्रिया हो जाती है, वह हमारा गलत हो जाता है। तो इसमें यही पूछा गया कि बाधक कौन है, तो यानी कि बाधक क्या है, बंद बंधाया कथ्य। नेक्स्ट, जब बच्चे चित्रों को देखकर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं तो इसका अर्थ है कि बच्चे, देखिए बच्चे चित्रों को देखकर प्रतिक्रिया करते हैं तो इसका अर्थ है कि अवधारणाएं बना रहे हैं, रटे रटाए उत्तर दे रहे हैं, पूछे गए प्रश्नों को उत्तर दे रहे हैं, परीक्षा ही तैयारी कर रहे हैं। तो देखिए आपने कहीं दिखा होगा कि अधूरी अथवा गलत अवधारणाएं भी चित्रों और चित्रों पर बातचीत करने के माध्यम से संशोधित और परिवर्तित होती चली जाती है। यानी कि जो चित्रों को देखकर जो उनकी प्रतिक्रिया होती है वो उसके अवधारणाएं बनाते हैं कि चित्रों और चित्रों पर हम बातचीत करेंगे, जो हमारी अवधारणाएं गलत है वो सही हो जाएंगे। यानी चित्रों को देखकर उनकी प्रतिक्रिया अवधारणाएं बनाती, ना कि रटे रटाए उत्तर दे रहे हैं। यहाँ पर कहीं भी नहीं कहा गया है पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दे रहे हैं, यह भी नहीं कहा गया, और परीक्षा ही की ही तैयारी कर रहे हैं, यह भी बात नहीं कही गई, केवल अवधारणाएं बना रहे हैं इसकी बात कही गई है। नेक्स्ट पे आएंगे हम लोग, चित्रों व चित्रों पर बातचीत महत्वपूर्ण है क्योंकि, यानी कि चित्रों और चित्रों पर हमें महत्वपूर्ण क्यों है बात करना कि बच्चा बातचीत में सक्षम हो जाता है, अधूरी व गलत अवधारणाएं संशोधित हो जाती है, पाठ्यक्रम में निर्देशित है, चित्र वर्णन भाषा कक्षा का अनिवार्य अंग है। तो देखिए चित्रों व चित्रों पर बातचीत करना है, देखिए लिखा हुआ है चित्रों और चित्रों पर बातचीत करने के माध्यम से संशोधित परिवर्तित होती चली जाती है। यानी कि जो हमारी अधूरी एवं गलत अवधारणाएं हैं वो चित्रों और चित्रों पर बातचीत करने के माध्यम से वह हमारी
नेग्लेक्ट हो जाती है, यानी कि निकल जाती है। तो हम लोग बी ऑप्शन के साथ जाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया है चित्रों व चित्रों पर बातचीत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अधूरी व गलत अवधारणाएं संशोधित हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आएंगे, अवधारणाओं के बनने में संदर्भ में महत्वपूर्ण है। देखिए लिखा हुआ है इन अवधारणाओं के संदर्भ में महत्वपूर्ण है वह संदर्भयुक्त प्रवेश। तो मैंने आप लोग को बताया हुआ है जो भी गद्यांश होगा, गद्यांश में जो उसके ऑप्शन होंगे वो छुपे होते हैं, आप लोग को देखना होता है वो कहाँ पर लिखा हुआ है। बाकी आप देखिए निराधार कल्पना कहीं नहीं लिखा हुआ, शिक्षक निर्देश यह भी कहीं नहीं लिखा हुआ, विद्यालय ढांचा आपको पूरे गद्यांश में कहीं भी नहीं लिखा, लेकिन संदर्भ युक्त प्रवेश आपका देखिए ये लिखा हुआ है। तो हम लोग किसके साथ जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी के साथ। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। देखिए शारीरिक में प्रत्यय हम लोग को बताना है, मैंने आप लोग को बताया हुआ था कि आप लोग को हिंदी बेसिक ग्रामर आनी चाहिए। इसमें ज़्यादा हिंदी ग्रामर के 1 या 2 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, बाकी गद्यांश या पद्यांश से ही क्वेश्चन आंसर होते हैं। तो शारीरिक को हम 2 शब्द हो जाएंगे, शरीर प्लस एक। मैंने आप लोग को बताया हुआ था जो शब्दों के पहले लगते हैं वो उपसर्ग कहलाएंगे, और जो शब्दों के बाद में लगेंगे वो क्या कहलाएंगे, प्रत्यय कहलाएंगे। तो हमें इसे बताया गया है कि शारीरिक में प्रत्यय यानी कि हमें पीछे वाला देखना है। तो जब हम शारीरिक का संधि विच्छेद करेंगे तो शरीर प्लस एक है, तो हमारा किसके साथ जाएगा, सी नंबर के साथ आंसर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है चित्रात्मक, किताबों में चित्रात्मक शब्द है, हमें मतलब शब्द बताना है कि चित्रात्मक शब्द जो होता है वह हमारा संज्ञा होता है कि प्राविशेषण होता है कि विशेषण होता है कि क्रिया विशेषण होता है। संज्ञा आप लोग जानते हैं, संज्ञा वह होता है जो किसी व्यक्ति, स्थान, व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध कराती है। तो चित्रात्मक यहाँ पर कोई किसी भी प्रकार का वस्तु, स्थान या संज्ञा नहीं है। प्राविशेषण जो होता है कि जो प्राविशेषण मतलब विशेषण के पहले जो लगा होता है, जैसे हो गया काला, काला हमारा होता है विशेषण। अब हम इसके आगे लगा देंगे बहुत, यानी कि बहुत काला, तो ये हमारा हो जाएगा प्राविशेषण। यानी कि जो विशेषण की भी विशेषता बता दे तो उसको क्या कहेंगे, विशेषण, प्राविशेषण। क्रिया विशेषण क्या होता है, जो विशेषण में क्रियाएं होती हैं। तो हम लोग को बताना है कि चित्रात्मक शब्द क्या है। चित्रात्मक शब्द हमारा क्या हो जाएगा, विशेषण, क्योंकि चित्रात्मक हमारा यहाँ पे जैसे बोलते हैं हम लोग चित्रात्मक पुस्तकें, चित्रात्मक पुस्तकें। देखिए पुस्तकों की विशेषता बताई गई है, विशेषण वह शब्द होते हैं जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाएं। यहाँ पर पुस्तकें हमारी संज्ञा है, संज्ञा की विशेषता बतला रहा है, चित्रात्मक तो हमारा क्या हो जाएगा, विशेषण। नेक्स्ट पे आएंगे, निम्न में से कारक चिन्ह नहीं है। आप लोग को पता है कि कारक हमारे कितने होते हैं, कर्ता कारक होता है, कर्म होता है, करर होता है, संप्रदान होता है, अपादान होता है, संबंध होता है, अधिकरण होता है और संबोधन होता है। ये हम लोग के हिंदी में कारक होते हैं, कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण और संबोधन। तो हमें बताना है कि कारक चिन्ह कौन सा नहीं है। आप लोग को पता है कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान के लिए, अपादान से अलग, ये होता है कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान के लिए, अपादान से अलग। संबंध में होता है का, की, के, रा, री, रे। अधिकरण में और पर। संबोधन जिसमें ये वाला निशान लगा होता है। तो हम लोग को बताना कि कौन सा कारक चिन्ह नहीं है। देखिए का आपको कारक चिन्ह दिख रहा है, के दिख रहा है, की दिख रहा है, जबकि छोटी की हमारा कोई भी कारक चिन्ह
नहीं होता। कारक चिन्ह हमारे कौन सा होता है? ने, को, से के द्वारा, के लिए, से अलग, का, की, के, रा, री, रे, में और पर, और संबोधन में वाला निशान। तो हम लोग को कारक चिन्ह बताना था, कौन सा नहीं, का, की, ये सब हमारे क्या होते हैं? कारक चिन्ह होते हैं, जबकि छोटी की हमारा कोई भी कारक चिन्ह नहीं होता। आप लोग को पता है कि एक गद्यांश होता है और एक पद्यांश होता है। तो आप लोग गद्यांश देखा, आप लोगों ने कितनी कम समय में हल कर लिया। आप लोग को मैंने बताया हुआ कि आप लोग को गद्यांश पढ़िए चाहे ना पढ़िए, टाइम यदि आपके पास नहीं तो आप गद्यांश ना पढ़िए, सीधे क्वेश्चन पर आइए, क्वेश्चन के ऑप्शन देखिए, वो उसमें लिखे हुए होंगे तो वो आंसर होंगे, यदि उसमें वो शब्द नहीं है तो उसका आंसर नहीं होगा। हम लोग पद्यांश हल करेंगे। यहाँ पर पद्यांश आप लोग को पता है कि ये कवि लिखता है। यहाँ पर किसकी बात कही गई है? नन्हा सा बच्चा बड़ा सा बस्ता लादे जाता पीठ पर, यानी कि यहाँ पर एक जो छोटा सा बच्चा है वह अपनी पीठ पर बड़ा सा बस्ता लाद कर कहाँ जा रहा है? स्कूल जा रहा है। यानी कि यहाँ पर नन्हा बच्चा है, उसको स्कूल जा रहा है, और वह भी किस पोजीशन पे? जो उसका बैग है वो बहुत भारी है। हाथ में बोतल और आंखों पर चश्मा, स्कूल से ट्यूशन, ट्यूशन से घर, होमवर्क करे रात भर। यानी कि जब वह स्कूल जाता है तो हाथ में बोतल लेके जाता है, कुछ लोग चश्मा लगाते हैं तो चश्मा, जब स्कूल में रहता है तो स्कूल में होमवर्क करता है, जब स्कूल में जो होमवर्क दिया जाता है वो घर में आके करता है, और कुछ लोगों के ट्यूशन लगे होते हैं, आप लोग को पता है। कुछ लोगों क्या होता है? ट्यूशन लगे होते हैं, तो ट्यूशन का भी होमवर्क होता है। वो रात दिन रात इन्हीं चीज़ों में व्यस्त रहता है बच्चा। वो पहले स्कूल जाता है पीठ में इतना भारी बस्ता लेकर, उसके बाद बोतल भी लेता है, उसके बाद स्कूल में अपना जो भी पढ़ाई होता है, जो क्रियाकलाप होते हैं वो करता है, उसके बाद घर आता है तो ट्यूशन पढ़ता है, तो उसका भी होमवर्क, रात दिन रात इसी में बिजी रहता है। सपनों में मम्मी की डांट, मैडम की छीछी, सहपाठी चिढ़ाते और हंसते ही। देखिए, सपने में लगता है, हम लोग जब सोता है बच्चा तो लगता है कि सब मैं ये काम नहीं करूँगा या होमवर्क नहीं करूँगा तो मेरी मम्मी मुझे चिल्लाएगी, डांटेगी, और मैडम जो होंगी स्कूल में वो मुझे मतलब दुत्कारना, तो मान लो यहाँ पर शब्द प्रयोग नहीं करेंगे, मैडम बोलेगी क्यों नहीं काम किया, क्या करते रहे, मतलब बातें विभिन्न प्रकार की कहेगी। सहपाठी चिढ़ाते हंसते ही, मतलब जो हमारे साथ के, मतलब जो बच्चों के साथ के सहपाठी होंगे वो अपना होमवर्क कर ले गए होंगे, तो वो लोग उसको चिढ़ाएंगे कि तुम होमवर्क नहीं करके लाए। तो वही क्वेश्चन जो कवि है हमारा, वो यही कह रहा है कि सपने में मम्मी डांट, मैडम की छीछी, सहपाठी चिढ़ाते हंसते ही, न ठीक से खाना, न ठीक से सोना, न नानी के घर जाना। इस चक्कर में ना हम लोग ठीक से, बच्चा जो होता है खाना खा पाता है, न ठीक से सो पाता है, और ना ही नानी के घर जा पाता है। छुट्टियों में ना मौज मस्ती, न त्योहारों में ऊधम मचाना। जो हमारी छुट्टियां होती हैं उसमें कोई भी मौज मस्ती नहीं हो पाती, ना ही त्यौहार में हम लोग एंजॉय कर पाते हैं। ये पढ़ाई के चक्कर में हम लोग कुछ भी नहीं कर पाते। 12 महीने एक ही रथ प्रथम हमको आना है, मतलब कि 12 महीने जो पढ़ा होते हैं हमारे कैलेंडर में, उसमें यही एक ही रट होती है। घर वाले भी बोलते बच्चे पढ़ो और प्रथम स्थान लाओ, यानी कि प्रथम आने का बच्चे में तनाव ही रहता है। प्रगति नाम का दानव लील गया बचपन को, मतलब जो प्रगति नाम का जो शब्द है ये पूरे बचपन को हमारे लील जाता है, यानी कि खराब कर देता है। जो ब्लड प्रेशर हुआ करता था वृद्धों को अब होने लगा है नन्हों को। जो ब्लड प्रेशर जो होता है ये सब जो है वृद्धों यानी कि बूढ़ों को हुआ करता था, लेकिन पढ़ाई के चक्कर में अब नन्हे बच्चों को भी ये ब्लड प्रेशर जैसी भावना आने लगी है। लोगों अब तो संभल भी जाओ, बच्चों को बच्चा रहने दो, रेस का घोड़ा मत बनने दो। लोगों मतलब जो हमारी जो जनता होती है वो कम से कम अब जो बच्चों को जो है रेस का घोड़ा न बनाओ, उनको बच्चों की तरह ही रहने दो। कवि ने यहाँ पर बच्चों की बात कही गई है कि बच्चों को कितना बोझिल बना दिया गया है कि उसको दिन भर काम किया कराया जाता है, ट्यूशन का आया, ट्यूशन से घर आया, उसका होमवर्क किया, मम्मी की डांट, और उसका मेन तो सबसे है कि प्रथम आने हमको आना है, ये उसको हमेशा दिन रात परेशान करता है। चलिए हम लोग क्वेश्चनों पर आते हैं, खुद आप लोग को समझ में आ जाएगा। बचपन को किससे समाप्त कर दिया गया है? प्रगति की अपेक्षा से,
स्कूल के अनुशासन से, ट्यूशन का भुगतान से, माता पिता का प्यार से। देखिए यहाँ पर प्रगति शब्द एक लिखा है, प्रगति नाम का दाना लील गया है बचपन का, यानी कि प्रगति की अपेक्षा जो हमें बचपन को लील गया है, यानी कि समाप्त कर दिया है प्रगति नाम के शब्द में। मैंने आप लोग को बताया था जो भी शब्द हो वो आप सीधे इसमें देखिए। कविता में बच्चा व्यस्त रहता है, बच्चे ये बताइए काहे में रहेगा, खेलने कूदने की कहीं बात नहीं कही गई, मौज मस्ती की कहीं बात नहीं कही गई, पढ़ने लिखने की बात, बच्चा किस में व्यस्त है, पढ़ने लिखने में। स्कूल से ट्यूशन, ट्यूशन से घर, होमवर्क करे रात भर, यानी कि बच्चा जो व्यस्त रहता है हमारा किस में रहता है, पढ़ने और लिखने में। नेक्स्ट है, कविता में बच्चों में ब्लड प्रेशर होने की बात कही गई है, उसका प्रमुख कारण क्या है। इसमें देखिए लिखा था, जो ब्लड प्रेशर हुआ करता था वृद्धों को अब होने लगा नन्हों को। तो क्यों होने लगा है, कविता में बच्चों में भी ब्लड प्रेशर होने की बात कही गई है, उसका प्रमुख कारण क्या है, नानी के घर का जाने का तनाव, मनपसंद खाना न मिलने का तनाव, सहपाठियों द्वारा चिढ़ाने का तनाव, प्रथम आने का तनाव। देखिए इसमें लिखा हुआ है प्रथम हमको आना है, यानी कि जो ब्लड प्रेशर हमारा बात कही गई है, जैसे वृद्धों में ब्लड प्रेशर होता है उसी प्रकार बच्चों में ब्लड प्रेशर की बात कही गई, तो उनका मेन है कि प्रथम हमें आना है, इसलिए हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है। या दी गई कविता में किस बात पर बल दिया गया है, बच्चों को देश का घोड़ा बनाने में, बच्चों कक्षा में प्रथम आने पर, बच्चों का बचपन न छीनने पर, बच्चों को पढ़ाने लिखाने पर। आप लोग देखिए, आप लोग आंसर करेंगे बच्चों को रेस का घोड़ा बनाने पर, क्योंकि लास्ट में लिखा हुआ है। अधिकांश लोग बच्चों का रेस का घोड़ा बनाने पर जाएंगे, लेकिन इसका आंसर ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, देखिए क्वेश्चन में कहा गया है दी गई कविता में किस बात पर बल दिया गया है, यानी कि बच्चों का जो हमारा बचपन होता है उसको छीन लिया गया है, इसलिए कि बच्चों का बचपन न छीना जाए, हम लोग उसको रेस का घोड़ा न बनाए, बच्चों का बचपन न छीना जाए और हम उसको रेस का घोड़ा न बनाए, ये बात रेस का घोड़ा अलग है। और जबकि क्वेश्चन में पूछा गया दी गई कविता में किस बात पर बल दिया गया है, यानी कि कवि ने कहा है कि जो बच्चे हैं उनका बचपन न छीना जाए, बच्चों को बच्चा ही रहने दो, यानी कि उसका बचपन जो है न छीना जाए, यानी कि बच्चों का बचपन न छीना जाए। नेक्स्ट है, रात भर में कौन सा क्रिया विशेषण है। मैंने आप लोग को बताया होता है कि जो हमारी ग्रामर आती है बहुत ही बेसिक आती है। तो रात भर आप लोग जानते हैं कि एक समय का बोध कराता है, यानी कि सीधे सीधे आपका आंसर हो जाएगा कालवाचक। परमारवाचक आप जानते हैं जो क्वांटिटी की बात करेगा, स्थानवाचक यानी कि जो स्थानों की बात करेगा। तो हम लोग इसका आंसर किसके साथ जाएंगे, बी के साथ, क्योंकि रात भर एक समय की पोजीशन होती है। प्रगति में उपसर्ग व मूल शब्द बताना है। मैंने आप लोग को बताया था कि उपसर्ग शब्दों के पहले लगते हैं और जो प्रत्यय होते हैं वो कहाँ लगते हैं, शब्दों के बाद में। तो हम लोग प्रगति का संधि विच्छेद कर लेंगे, तो प्रा प्लस गति, तो गति एक हमारा शब्द हो गया, शब्दों के पहले लग गए तो उपसर्ग, तो हमें उपसर्ग और मूल शब्द बताना था, तो उपसर्ग हमारा हो गया प्रा और गति हो गया हमारा मूल शब्द। तो आप लोग देखिए प्रा प्लस गति, ए नंबर। नेक्स्ट है, ये आपके पेडागॉजी के क्वेश्चन यहाँ से चालू हो गए। आप लोग ने देखा कि गद्यांश पद्यांश को हमने 15 मिनट में सॉल्व कर लिया, 15 या 20 मिनट में। तो आप लोग देखिए जब प्रैक्टिस करेंगे, मैंने आप लोग को एक ट्रिक बताई या कुछ भी आप समझ लो कि आप लोग सबसे पहले क्वेश्चन पे जाइए, क्वेश्चन के चारों ऑप्शन देखिए, वो ऑप्शन कहीं ना कहीं गद्यांश में लिखे होंगे या पद्यांश में लिखे होंगे। चलिए हम लोग आते हैं बाल मतलब पेडागॉजी में शिक्षा शास्त्र के क्वेश्चन पे। प्राथमिक स्तर पर चयनित बाल साहित्य में सर्वाधिक महत्वपूर्ण बिंदु है। देखिए उसने कहा है कि हमें जो प्राथमिक स्तर मतलब 1 से 5, हमें जो मतलब प्राथमिक स्तर है उसमें बच्चों को पढ़ाना है बाल साहित्य, तो उसमें लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या होगा, चित्रात्मक प्रस्तुति। मैंने बताया था अभी गद्यांश पढ़ाया था, उसमें लिखा होता कि जितने पुस्तकें हमारी रंगीन होगी बच्चा उतना ज़्यादा सीखेगा। यानी कि जो प्राथमिक स्तर पर चयनित बाल साहित्य में सर्वाधिक महत्वपूर्ण बिंदु है रंगीन चित्र, केवल चित्रात्मकता नहीं कि केवल चित्रात्मकता भर दिया उसके बारे में कुछ भी न बताए।
रंगीन चित्र के साथ भी हम लोग उसको और भी चीज़ें प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट पे आएंगे हम लोग, भाषा एक क्या है। देखिए, जो लैंग्वेज के बारे में पूछा गया है कि जो हमारी भाषा है वो क्या है। आप लोग को पता हो कि भाषा एक हमारी नियमबद्ध व्यवस्था है। जैसे हम लोग भाषा सीखते हैं, पहले का बोलना सीखते हैं, फिर खा सीखते हैं, फिर गा, फिर घा। इसी प्रकार से हम लोग जा और ला ये सब सीखते हैं। अब पहले हम लोग एक एक अक्षरों के बारे में सीखते हैं। जब एक अक्षर सीख जाते हैं फिर दोनों अक्षरों को मिलके बोलने सीख जाते हैं, यानी जा और ला को मिला देंगे तो जल हो जाएगा। इसी प्रकार फिर हम दो के बाद तीन अक्षरों को का और माँ, तो का मा ले। पहले हमें अक्षरों का ज्ञान होना चाहिए कि मतलब क्या का कौन सा है, खा कौन सा है, गा कौन सा है, घा है। फिर हम इन दोनों को मिलके भी बना सकते हैं। यानी कि जो हमारी लैंग्वेज होती है वो एक नियमबद्ध व्यवस्था होती है कि पहले ये चीज़ आएगी, फिर ये होगा, फिर वो होगा। ये नहीं कि सीधे आपने सीधे ऊपर से बात उठाई तो बच्चों को कुछ भी समझ में नहीं आएगा। इसलिए भाषा जो होती है हमारी एक नियमबद्ध व्यवस्थाएं होती हैं। नेक्स्ट है कक्षा 3 की हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक में दिया गया अभ्यास औजारों के नाम। एक अभ्यास है कक्षा 3 के पाठ्य पुस्तक में, तो उसने कहा है कि औजारों के नाम खोजना जो होता है वो किस प्रक्रिया के उदाहरण है। बच्चों को सर्वज्ञ बनाने का, अन्य व्यवसाय से परिचित कराने का, संपूर्ण पाठ्यचर्या में भाषा का, विषयों की शब्दावली से अनिवार्य परिचय का। यहाँ पर औजारों का नाम जब आप लोग को आ जाएगा तो आप लोग की क्या होगी, शब्दावली भी मजबूत होगी। कि जैसे मान लो आप लोग को पता है कि ये कुल्हाड़ी है, ये ब्लेड है, ये आरी है, और ये छेनी है, ये हथौड़ा है। ये सब जब आप लोग को पता होगा तो उससे आपकी क्या होगी, शब्दावली मजबूत होगी। और जब हमारी शब्दावली मजबूत होगी, शब्दों का भंडारण ज़्यादा होगा। तो मैंने आप लोग को प्रीवियस क्वेश्चन में बताया हुआ था कि जो हमारी भाषा होती है वो एक नियमबद्ध व्यवस्था होती है। तो यानी कि जो हमारी सब शब्दों का जो मिलन हुआ वो हमारा किसके अंतर्गत आ जाएगा, संपूर्ण पाठ्यचर्या में भाषा का। लोग सबसे ज़्यादा इसमें क्या करेंगे, अन्य व्यवसाय से परिचित कराने का। यहाँ पर बच्चों को अन्य व्यवसाय से परिचित नहीं कराना। हमारा हिंदी पेडागॉजी के चैप्टर मतलब क्वेश्चन है तो आप लोग को पता है कि भाषा से संबंधित होगा। तो हमें भाषा वाले क्वेश्चन पे ज़्यादा हमें जाना है। हमें बाकी को तो देखना ही देखना है, लेकिन जिसमें भाषा शब्द दिख जाए तो समझ लो कि वो हमारा आंसर जरूर होगा। तो इसमें संपूर्ण पाठ्यचर्या में भाषा का। नेक्स्ट पे हम लोग आएंगे, मुझे बैगनी रंग कतई अच्छा नहीं लगता। कतई में एक काला वर्ड है, मतलब इसमें हमें बताना है कि इस शब्द का मतलब क्या है। कतई क्या होता है, आप लोग देखते हैं कतई को कुछ लोग बोलते हैं कतई अच्छा नहीं लगता, मतलब मुझे एक भी अच्छा नहीं लगता, बहुत बुरा लगता है। कतई मतलब यही तो हुआ। कतई एक हमारे प्रकार से शब्दावली है जो मतलब कम यूज होती है। बहुत बुरा लगा ये हम लोग अक्सर यूज करते हैं, लेकिन जो कतई शब्द होता है हम लोग बहुत, जैसे आप लोगों ने सुना होगा जब लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए थे तो वो लक्ष्मण जी जब मूर्छित हो गए थे तो जो है उधर पे मूर्छित शब्द का प्रयोग किया गया था। जबकि हम लोग आम बोलचाल भाषा में किसका प्रयोग करते हैं बताइए, आम बोलचाल भाषा में हम लोग बेहोश हो जाना करते हैं। तो उसी प्रकार जो हमारा कतई है यह भी एक प्रकार की शब्दावली का उदाहरण होता है। तो संदर्भ में शब्दावली का क्या दिया गया है, उदाहरण, क्योंकि हम लोग उदाहरण के माध्यम से जल्दी कोई भी भाषा का अर्जन करना सीखते हैं। नेक्स्ट है, हमारे देश की डॉट डॉट विविधता और हमारी एक भाषाई। देखिए, आप लोगों को पता है कि हमारा देश में विभिन्न प्रकार की भौगोलिक विविधताएं पाई जाती। कहीं सर्दी है, कहीं गर्मी है, कहीं कोई भाषा बोली जाती है, कहीं किसी का कुछ पहनावा है। तो यानी कि हमारे हर जगह का अलग अलग चीज़ है। यानी कि हमारा देश जो है भौगोलिक विविधता है। हमारे देश में क्या है, भौगोलिक विविधता। अब आपको पता है जब भौगोलिक विविधता होगी तो वहाँ पर विभिन्न प्रकार की भाषाओं का यूज होगा। जैसे यूपी, एमपी, राजस्थान, दिल्ली में देखते हैं आप हिंदी भाषा का यूज होता है। आप लोग साउथ में चले जाइए तो केरल में मलयालम का यूज होता है। आप तमिलनाडु में चले जाइए तो वहाँ पर आपको तमिल का यूज होता है। कर्नाटक में चले जाइए तो आपको कन्नड़ भाषा का यूज होता है। इसी प्रकार जो हमारी इतनी प्रकार की जो लैंग्वेज है ये हमारी भाषाई का क्या करता है, विस्तार। तो यानी कि भौगोलिक और विस्तार हमारा इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हमारे देश की भौगोलिक विविधता हमारा एक भाषाई क्या है,
विस्तार है। नेक्स्ट पे आएंगे, प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम क्या होना चाहिए। तो सबको पता है, जब हम लोग शुरुआत में पढ़ते हैं तो हमारी शिक्षा का माध्यम क्या होना चाहिए, जो हमारी मदर टंग है, क्योंकि हम लोग मदर टंग या मातृभाषा कहाँ से सीखते हैं, परिवार से सीखते हैं। तो इसलिए हम लोग प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम क्या होना चाहिए, मातृभाषा, ना कि हिंदी। देखिए इसमें लोग हिंदी में बहुत जाएंगे और अंग्रेजी में बहुत जाएंगे। हमें हिंदी और अंग्रेजी का प्रयोग नहीं करना, पहले हम लोग मातृभाषा का यूज करेंगे। जैसे यूपी में तो हम लोग हिंदी पढ़ाएंगे, और जो कर्नाटक में है तो कन्नड़ पढ़ाएंगे, क्योंकि वहाँ की क्या है, मदर टंग है वो। ये नहीं कि हम लोग इंग्लिश पढ़ा ले या हिंदी पढ़ा ले, ये नहीं, हमें हमेशा किस भाषा का प्रयोग करना चाहिए, प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा का। नेक्स्ट है, विभिन्न प्रकार के शिक्षा सामग्री भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया को डॉट डॉट क्या बनाते हैं। मतलब जो हमारे टीचिंग लर्निंग मटेरियल होते हैं, आप लोग देखते होंगे कि कोई श्रव्य साधन होते हैं, कोई दृश्य साधन होते हैं, कुछ श्रव्य और दृश्य सामग्री दोनों होते हैं। जैसे प्रोजेक्टर हो गया, आप लोग देखते हैं प्रोजेक्टर से इस समय पढ़ाई की जाती है। जैसे ये स्लाइड बोर्ड हो गया, क्योंकि इसमें आप लोग सुन रहे हैं और हम लोग इसमें लिख रहे हैं। मतलब श्रव्य और दृश्य, मतलब सुन भी रहे हैं और आप लोग देख भी रहे हैं। तो यानी कि टीचर लर्निंग मटेरियल जो होता है, इस शिक्षा को सीखने की सिखाने की प्रक्रिया क्या बना देती है, समावेशी बना देती है। यानी कि हम लोग जब टीचिंग लर्निंग मटेरियल का यूज करते हैं, जो हमारी एक कक्षा होती है, उसमें आपको हर प्रकार का बालक मिलेगा। कोई दृष्टिबाधित होगा, कोई अस्थिबाधित होगा, किसी को सुनाई नहीं देता होगा, कोई विकलांग होगा। यानी कि हमारे जो टीचर लर्निंग मतलब टीचिंग लर्निंग मटेरियल यूज होते हैं, वो हमारे कक्षा को क्या, किस कक्षा में यूज होता है, समावेशी के कारण उसका यूज होता है। नेक्स्ट है, किसी विधा में मौखिक अभिव्यक्ति की विकास की सर्वाधिक गुंजाइश है। यानी कि हमें मौखिक अभिव्यक्ति सबसे ज्यादा कहाँ मिलती है। आप लोग जो मौखिक अभिव्यक्ति का मतलब होता है कि स्वयं बोलना, जीवनी, आप लोग पता है जीवनी बिल्कुल फिक्स होती है। मतलब किसी के भी बारे में बचपन से लेकर मतलब लास्ट समय तक का वर्णन होता है। जीवनी मतलब जीवनी और आत्मकथा में विशेष मतलब अंतर है। आत्मकथा स्वयं लिखी जाती है, आत्मकथा। जीवनी किसी पर लिखी जाती है, एकांकी जो होता है, इसमें हम लोग एकांकी, राम कुमार वर्मा बहुत फेमस थे एकांकी के क्षेत्र में। तो जो है एकांकी जो होता है, ये इसमें होता है मौखिक अभिव्यक्ति की, जो आप लोग मौखिक अभिव्यक्ति का यूज कर सकते हैं। ये मतलब कि फिक्स सवाल है कि यदि मौखिक अभिव्यक्ति का विकास की बात करेगा तो एकांकी के साथ जाएंगे, इसमें आपका कोई भी भाषा शिक्षक का यूज नहीं है। प्राथमिक स्तर के बच्चों में डॉट 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 और के माध्यम से लेखन कौशल का विकास किया जा सकता है। मतलब हमें प्राथमिक स्तर पर बच्चों को क्या करना है, लेखन मतलब लिखने की प्रक्रिया को समझाना है। तो हम लोग किसका यूज करेंगे, लिपि ज्ञान, वर्तनी का, रेखांकन और शब्द लेखन का, रेखांकन और चित्रांकन का, वर्तनी ज्ञान और वाक्य लेखन का। हम लोग को बच्चों को क्या करना है, प्राथमिक स्तर के बच्चों को लेखन कौशल का विकास करना है। तो यानी कि हम उससे पहले वर्तनी ज्ञान करेंगे, यानी कि ये आ होता है, ये बड़ा आ होता है, या ई होता है, या ऊ होता है, इसका ज्ञान करेंगे वर्तनी। जैसे मान लीजिए, जैसे लिखा है परीक्षा, ये लिखा है, तो ये आपका क्या लिखा हुआ है, परीक्षा आपका सही लिखा है गलत लिखा है, परीक्षा किसने लिखते हैं, बरीरी होता है। तो ये आपकी वर्तनी हो गई। जब आपकी वर्तनी मजबूत होगी तो आप वाक्य लेखन आराम से लिखेंगे। तो यानी कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों के में वर्तनी ज्ञान होना चाहिए, और वर्तनी ज्ञान के माध्यम से हम लोग लेखन कौशल का विकास कर सकते हैं। नेक्स्ट है भाषा अर्जन क्षमता है, यानी कि भाषा अर्जन क्षमता यानी कि लय यंत्र, किसने बताया हुआ था, भाषा अर्जन क्षमता क्या है, चौमस्की ने बताया होता है कि भाषा अर्जन क्षमता भाषा अर्जन यंत्र है, मनुष्य की जन्मजात क्षमता होती है। तो चौमस्की महोदय ने बताया होता है। पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की थ्योरी दी थी। वाइगोस्की बताते हैं कि भाषा जो होती है सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा सीखी जा सकती है। तुम्हारी परिचित नदी के किनारे क्या क्या होता है। सवाल बच्चों को डांट डांट अवसर प्रदान करता है अपनी नदियों की जानकारी देने में, अपने अनुभव को साझा करने में, अपने पर्यावरण का संरक्षण करने में, विभिन्न नदियों के नाम बताने में। यानी कि परिचित कोई नदी है, नदी किनारे क्या क्या होता है, तो इसमें बच्चा क्या करना चाहता है, अपनी नदी की जानकारी देना चाहता है, कि अपने अनुभव को साझा करना चाहता है, कि अपने पर्यावरण को संरक्षण करने से, विभिन्न नदियों के नाम बताने से।
यानी कि यहाँ पर बच्चा जो होता है, जो उसने देखा और जो क्रियाकलाप नदी के किनारे किए, उसका क्या करेगा, अनुभव। अनुभव का फिर क्या करेगा, साझा। यानी कि परिचित नदी के किनारे क्या क्या होता है, वो उसके कहने का मतलब यह है कि परिचित नदी के किनारे क्या क्या होता है, उसके कहने का मतलब यह है कि उसके अनुभवों को क्या करना है, उसे साझा करना है। नेक्स्ट सवाल पर हम लोग आएंगे। मोना दूसरी कक्षा में पढ़ती है और पढ़ते समय अटक जाती है। तो दूसरी कक्षा में पढ़ती है और पढ़ते समय अटक जाती है। तो आप लोग को पता है कि जो पढ़ने में हमारी कठिनाई होती है वो क्या होता है, बताइए। डिस्ग्राफिया होगा, कि डिसलेक्सिया होगा, कि डिसकैल्कुलिया होगा, कि अफेजिया होगा। यह हमारा हो जाएगा डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया होता है पढ़ने में अक्षमता, क्या कहलाता है, डिसलेक्सिया। और डिसग्राफिया होता है कि मतलब हमारा जो लिखने में या ग्राफ वाले में होता है। डिसकैल्कुलिया हमारा होता है गणना करने में। हम लोग पठन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डिसलेक्सिया। सुनी और पढ़ी हुई कहानी के आधार पर बच्चों के साथ कौन सी भाषाई गतिविधि सर्वाधिक महत्वपूर्ण होगी। यानी कि कोई कहानी जो है हमारी सुनी और पढ़ी हुई है, उसके आधार पर बच्चों के साथ कौन सी भाषाई गति सर्वाधिक महत्वपूर्ण होगी। कहानी के शब्दांश दोहराना, कहानी के पात्रों के नाम बताना, कहानी का शीर्षक बताना, कहानी पर प्रश्न निर्माण करना। देखिए, आप लोग जब किसी कहानी को सुनाएंगे बच्चों को, तो आप लोग उस कहानी से बच्चों से बोलेंगे कि आप उस कहानी को अपनी मातृभाषा या जो आप लोग भाषा बोलते हैं उस पर पढ़ें। तो जिस यानी कि कहानी को हमें दोहराना होगा, जिससे उसकी भाषाई गतिविधि और अधिक मजबूत होगी। नेक्स्ट सवाल है, प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा का आकलन करते समय आप किससे सर्वाधिक मानेंगे। यानी कि प्राथमिक स्तर पर हमें हिंदी भाषा का आकलन करना है, तो आप किसे महत्वपूर्ण मानेंगे। देखिए, प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा का आकलन करना है तो हम लोग देखिए साक्षात्कार तो करेंगे नहीं, जांच सूची करेंगे नहीं, लिखित परीक्षा कराएंगे नहीं, मौखिक अभिव्यक्ति मतलब जो जितना अच्छा बोल पाएगा तो उसकी बात करेंगे। कविता के संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। देखिए, हमें कविता पढ़ानी है, कविता के हमें पढ़ानी है, कविता के संदर्भ में महत्वपूर्ण है। और जब हम लोग कोई भी कविता पढ़ते तो उसको हमें भाव उसके अंदर होना चाहिए, पढ़ने वाले के अंदर, कि जो भावपूर्ण पढ़ेगा तो वो कक्षा में सब लोगों को अच्छा भी लगेगा, रुचि भी होगी और बच्चे आनंदित भी होंगे। तो हम लोग एक ऑप्शन के साथ जाएंगे, व्याख्या। कविता में व्याख्या करना तो बात की अलग बात है, लेकिन जो हम लोग का महत्वपूर्ण पूछ रहा है कि कविता के संदर्भ में बहुत महत्वपूर्ण क्या है, भावपूर्ण पठन। अलंकार छंद का यूज बच्चों को शुरुआत में आप देखते प्राथमिक स्तर में बच्चों को अलंकार और छंद रस के बारे में जानकारी नहीं होती, लेकिन भावपूर्ण पठन करेंगे तो बच्चे अधिक से अधिक सीखेंगे। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों के लिए और क्वेश्चन लेकर आऊँगा, जिससे आपका हिंदी में 30 नंबर आए और सीटेट आपका 2023 वाला 22-23 वाला क्लियर हो। आप लोग हमारे चैनल एग्जाम विद मी के साथ इसी तरह बने रहिए। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।